Welcome to lecture 3 of the chapter Electrochemistry. I am Pankaj Kapadia, BTech IIT Delhi, Director IITS Namaste. So, in today's class we will discuss use of ionic equilibrium in electrochemistry. In the previous lecture I had told you that normally students feel that this chapter is a tough chapter. And I told you two specific reasons for that. Number one, use of ionic in electrochemistry. आयनिक इक्विलिब्रियम अपने आप में लोगों को टफ लगता है, और जब आयनिक का यूज आ जाता है इलेक्ट्रो में, तो चूंकि आयनिक टफ लगता है इसलिए इलेक्ट्रो भी टफ लगने लगता है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि बहुत सारे नोटेशंस ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होता। तो जब आपको सिंबॉलिक रूप से जो नोटेशंस दिए गए हैं, अगर उसका मीनिंग ही आपको नहीं पता है तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ लगता है। तो सबसे पहले मैं उनमें से पहले कारण यानी कि कह सकते हैं कि यूज ऑफ आयनिक इन इलेक्ट्रो जो है उस सेगमेंट को एड्रेस करने जा रहा हूं अभी के लेक्चर में। उसके बाद हम लोग नोटेशंस पे फर्दर भी आएंगे। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे आप याद कीजिए एग्जांपल दिया था मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, half H2 gas gives H plus gas, aqueous। या फिर हमने एग्जांपल लिया था पर मैग्नेट आयन Mn डबल प्लस वाले इलेक्ट्रोड का जिसमें 8H प्लस आता था। या फिर एग्जांपल लिया मैंने डाइक्रोमेट आयन और क्रोमियम ट्रिपल आयन वाले इलेक्ट्रोड का जिसमें भी 14H प्लस आता था। यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या पर मैग्नेट इलेक्ट्रोड हो या डाइक्रोमेट इलेक्ट्रोड हो या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड हो जिसके रिएक्शन में यदि H प्लस आता है या OH माइनस आता है, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, यदि किसी भी रिएक्शन में किसी भी एक्सप्रेशन में H प्लस का टर्म आता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रोड का EMF या उस बैटरी का EMF निकालने के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जरूरत पड़ेगी। कई बार कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें डायरेक्टली गिवन होगा, और यदि हमें डायरेक्टली गिवन होगा, जैसा कि मैंने पिछले क्लास के एग्जांपल्स में कराया भी था, जब न्यूट्रल वाटर ले लिया था या इस तरह का कोई टर्म अगर दिया रहे जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें साफ साफ पता रहे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ नया चीज नहीं करना है, वही नॉन स्टिक्यूशन लगाना है। जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा उसकी जगह पर जो H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी वो पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। बट कई बार ऐसा होगा जब नोटेशंस के माध्यम से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहां पर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टिपिकल एग्जांपल लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा ये पता करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, इस C की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन यानी कि C की वैल्यू मिल जाए तो मैं इस इलेक्ट्रोड का EMF बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नया एग्जांपल लिया। ये देखिए, अगर आपको इस फॉर्मेट में इलेक्ट्रोड दिया रहे जहां पे कहे कि H2 गैस हाफ H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, और H प्लस के साथ कॉमा देके HCl दे दे और HCl का कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर दे दे। ध्यान देना, ये H प्लस लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। ये H प्लस लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। ऐसे भी लिख सकता है जिसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हाफ H2 गैस स्लैश HCl। ये कहे या ये कहे बात बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, और यहां जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए हमें वो हम निकालेंगे HCl से यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से। यहां भी वही हो रहा है, हाफ H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो चाहिए हमें वो हम निकालेंगे HCl से। तो वास्तव में ये कोई नया सवाल नहीं है। जो सवाल आपने ऊपर देखा था H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, ये भी वही सवाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर डायरेक्टली गिवन था, जबकि यहां पर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा
यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ HCl व्हिच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड इन पानी, जहां पर आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाके पूरी तरह से डिसोसिएट होता है। तो मैंने एग्जांपल लिया HCl का, तो वो अगर C मोल पर लीटर था तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट होकर C मोल पर लीटर H+ देगा। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें HCl C मोल पर लीटर है उसमें H+ भी C मोल पर लीटर ही होगा। एंड देयरफॉर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहे या ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहे, इसका साफ मतलब है कि ये एक सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें H+ का कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है। तो मैं ये कहूं या ये कहूं या ये कहूं, तीनों एक ही बात है। तो आई रिपीट, आपको एक इलेक्ट्रोड दिया गया था जिसमें H2 कन्वर्ट हुआ था H+ में और HCl का कंसंट्रेशन दिया हुआ था। कई बार ये H+ लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता। अगर H+ नहीं भी लिखता तो ऐसा लिखेगा हाफ H2 गैस स्लैश HCl, जिसका कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा। इस इलेक्ट्रोड का मतलब, चाहे वो ये इलेक्ट्रोड सिंबॉलिक रूप से लिखा गया है, ये इलेक्ट्रोड, दोनों सेम बात है। और इन दोनों का मतलब यही है क्या कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और EMF निकालने के लिए जो हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो कहां से आएगा? HCl से आएगा। HCl C मोल पर लीटर अगर है तो H+ भी C मोल पर लीटर होगा। यानी कि दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोड एंड इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोड। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ मिल गया C मोल पर लीटर तो आपको EMF निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि जनता को पता ही नहीं होता है कि इस सिंबल या इस सिंबल का मतलब क्या है, और जब तक हमें इसका मतलब नहीं पता होगा हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। सेम लॉजिक, यहां पर मैंने HCl लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड, इस HCl की जगह पर NaOH ले सकता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां भी वही बात है, H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आएगा वो कैसे आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो आप पढ़े हैं स्ट्रॉन्ग बेस इन पानी, स्ट्रॉन्ग बेस पानी में जाकर पूरा डिसोसिएट होता है। तो NaOH C था तो ये OH माइनस आ जाएगा C, और OH माइनस अगर C मोल पर लीटर आ जाए तो H+ क्या आएगा? KW/C। तो अगेन H+ लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन लिखा रहे या H+ ना लिख के सिंपल हाफ H2 गैस स्लैश NaOH लिख दे और NaOH का कंसंट्रेशन, और H+ का कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो आपको वैल्यू दी जाएगी वो बेसिकली NaOH के सॉल्यूशन के H+ के कंसंट्रेशन के बराबर होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि OH माइनस का कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है तो H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा KW/C। तो ये इलेक्ट्रोड लिखा जाए या ये इलेक्ट्रोड लिखा जाए, इन दोनों का मतलब है कि ये सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो आ जाएगा KW/C। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए दिया जाए हाफ H2 गैस गिव्स H+ गैस, H+ एक्वस, साथ में आपको दे दिया गया HA, कोई भी वीक एसिड, HA में भी एसिडिक एसिड, में भी फॉर्मिक एसिड, और भी कोई भी वीक एसिड। तो अगर आपको HA दे दे तो ये भी कोई नई बात नहीं है, इसका भी साफ मतलब फिर वही बात, H+ लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। सिंपल हाफ H2 गैस स्लैश HA यानी कि वीक एसिड दे दे, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ C। तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन अगर आपको C दिया हुआ है, इसका साफ मतलब है कि ये भी कोई नया इलेक्ट्रोड नहीं है, ये भी सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और EMF निकालने के लिए जो आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो आप निकालेंगे वीक एसिड के सॉल्यूशन के H+ के कंसंट्रेशन से। और वीक एसिड के सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन हम लोग पढ़े हैं आयनिक में, होता है स्क्वायर रूट ऑफ C into K। आपको याद हो अगर HA डिसोसिएट होता है C1 माइनस अल्फा C अल्फा Ka बराबर 1 C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसमें हम अल्फा को नेगलेक्ट करते थे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ जाता था स्क्वायर रूट ऑफ Ka into C। तो अगेन ये इलेक्ट्रोड लिखा जाए या ये इलेक्ट्रोड लिखा जाए, इन दोनों का मतलब क्या है कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो आपको चाहिए वो मिलेगा वीक एसिड इन पानी से,
जिसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू के। आमतौर पर उसमें बहुत सारे केसेस होते थे कि अल्फा नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट जब इलेक्ट्रो में कंबाइन करके देगा तो 99% चांस है कि वो अल्फा नेग्लेक्ट होकर आप डायरेक्ट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको कभी ऐसा डाउट रहे कि शायद नेग्लेक्ट होगा या नहीं होगा, तो उस केस में मैंने आपको दोनों तरीका बताया था कि आप नेग्लेक्ट ना करके जो मैंने आयनिक में पढ़ाया था वो आप कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं। बट एज आई सेड, चूंकि इलेक्ट्रो में मर्ज करके देगा तो ऐसी बहुत कम संभावना है कि वो ये भी कंसीडर कराएगा कि अल्फा नेग्लेक्ट होगा या नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे यहाँ वीक एसिड दिया वैसे ही वीक बेस दे सकता है। अगेन H+ लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। तो इस सॉल्यूशन के लिए भी कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो हमें चाहिए वो वीक बेस से निकालेंगे, और वीक बेस के लिए जैसे वीक एसिड के लिए H+ आया था स्क्वायर रूट ऑफ CKA, वैसे ही वीक बेस के लिए OH- आएगा स्क्वायर रूट ऑफ CKB। तो अगर हमें H+ चाहिए तो क्या करना होगा, KW अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ CKB। तो ये हो गया बेसिकली। अगेन ये इलेक्ट्रोड लिखा जाए या ये इलेक्ट्रोड लिखा जाए, इन दोनों का मतलब ये है कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और उसका EMF निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो कहां से आएगा, वीक बेस इन पानी से। और वीक बेस इन पानी से जब आएगा तो वीक बेस में कंसंट्रेशन ऑफ OH- हम लोग निकालते थे स्क्वायर रूट ऑफ CKB। तो अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए तो क्या करना होगा, KW अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ CKB। नेक्स्ट, half H2 gas gives H+ comma NaCl. Now this is a salt. NaCl concentration C मोल पर लीटर। अब ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो एक तरह से NaCl दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे समझिए कि न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा इसका कंसंट्रेशन। तो न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷। तो NaCl लिखा रहे या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिखा रहे, इसका साफ मतलब है कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आपको क्या लेना है 10⁻⁷। मैंने पिछली क्लास के एग्जांपल में ऐसा लिया था, मैंने डायरेक्टली लिखा था न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। सेम चीज है, NaCl लिखे या न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन कहे, बात बराबर है। नेक्स्ट, यहां पर मैंने सॉल्ट लिया है Na, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट, जैसे सोडियम एसिटेट। अगर उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है, अगेन H+ लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। तो इसका साफ मतलब है फिर वही बात, H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो कहां से मिलेगा, इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो आपको मैंने करवाया था ये भी एग्जांपल आयनिक में, जहां पर H+ का कंसंट्रेशन आता था स्क्वायर रूट ऑफ KW into Ka upon C। I repeat, square root of KW into Ka upon C। तो I repeat, अगर आपको ये एग्जांपल दिया जाए, salt of strong base and weak acid, अगेन H+ लिखे या ना लिखे बात बराबर है, इन दोनों का मतलब सेम है। क्या मतलब सेम है कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाले सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से आएगा। मैंने हाइड्रोलिसिस को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। A- हाइड्रोलाइज होके Ha और OH- बना रहा है, C(2H-CH)। अगर आपको याद हो आप रेफर कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो H+ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KW into Ka/C। तो ये इलेक्ट्रोड बिल्कुल एक जैसा ही है, H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, फर्क सिर्फ इतना है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KW into Ka/C, जहां पर ये हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कौन सा वाला, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। नेक्स्ट, अगेन यहां पे देखिए H2 gives H+, और यहां पर मैंने सॉल्ट लिया है BCl जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब सॉल्ट लेते हैं तो सेम लॉजिक, H+ का कंसंट्रेशन आता है स्क्वायर रूट ऑफ KW into C upon Kb। आई रिपीट, KW into C upon Kb। ये कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ हो जाएगा रूट अंडर KW upon Kb, ऊपर में into C, यानी कि बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ C into KW upon Kb।
और ये आप लोग पढ़ चुके होंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। नाउ वन मोर एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, अगेन H2H+, ये कैसा सॉल्ट है? वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, Ba। फॉर एग्जांपल अमोनियम एसिटेट, तो अगेन H+ लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, और इसका साफ मतलब है कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो कहां से आएगा? तो इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से, वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसके हाइड्रोलिसिस से। और ये हम लोग आयनिक में पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा स्क्वायर रूट ऑफ Kw इंटू Ka/Kb। अब जैसा सोचिए कि ये आपको दिया रहे या ये दिया रहे, इसका साफ मतलब है कि इन दोनों का मतलब ये है कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो स्क्वायर रूट ऑफ Kw इंटू Ka/Kb आएगा, जो कि हम पढ़ते हैं वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में। नेक्स्ट, यहां पर देखिए हाफ H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और यहां Ha और Na दोनों दिया है। अब जिस सॉल्यूशन में Ha और A- होता है, यानी कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के केस में अगेन ये H+ लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। तो अगेन इसका भी साफ मतलब वही है कि H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो हमारे पास आएगा बफर सॉल्यूशन से। और बफर सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था एसिडिक बफर में H+ बराबर क्या? Ka इंटू Ha/A-। तो Ha की जगह पे C1 है, और A- जो कि Na के बराबर होगा C2 है। तो अगेन H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो आ जाएगा Ka इंटू C1/C2। बेसिकली एक बफर सॉल्यूशन है, जिस बफर सॉल्यूशन का जो H+ का कंसंट्रेशन आएगा वही होगा इस सॉल्यूशन में या इस इलेक्ट्रोड में यूज होने वाले H+ का कंसंट्रेशन, विच इज इक्वल टू Ka इंटू C1/C2। अब जैसे मैंने यहाँ एक एसिडिक बफर लिया, यहाँ नीचे मैंने देखिए बेसिक बफर लिया, BOH और BCl, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अगेन यहाँ C1C2 है। बेसिक बफर के लिए OH- होता है Kb इंटू BOH/B+। तो अगर OH- हमें पता है तो H+ निकाल सकते हैं, H+ हो जाएगा Kw/OH-। तो हमारा सेम इलेक्ट्रोड H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो हो जाएगा Kw इंटू C2/Kb इंटू C1। एक एग्जांपल देख लीजिए इसी सब कॉन्सेप्ट के ऊपर। मान लीजिए कि आपको एक कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या दिया हुआ है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस 0.01 मोल पर लीटर, और यहां पर दिया हुआ है वीक एसिड Ha, मान लीजिए एसिडिक एसिड, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर। Ka ऑफ वीक एसिड आपको दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पढ़े थे, E सेल बराबर 0.0591/1 log ऑफ C2। इस सॉल्यूशन में जो कैथोड में कंसंट्रेशन ऑफ H+ है वो अपॉन C1, एनोड में जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ है वो। अब वीक एसिड के लिए H+ का कंसंट्रेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ CKa। C की वैल्यू है 0.1 और Ka की वैल्यू आपको दी हुई है, यहां रख दीजिएगा। और जो स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्यूशन में जो H+ का कंसंट्रेशन होगा हो जाएगा Kw/0.01। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। आप इसी बात को देख सकते थे, E cell is equal to 0.0591/1 pH of anode, pH of this solution। अगर NaOH का कंसंट्रेशन 0.01 है तो pH हो जाएगा 12। और एसिटिक एसिड जिसका कंसंट्रेशन अगर 0.1 मोल पर लीटर है तो उसके लिए pH आ जाता था 2.87, हमने डिस्कस किया था आयनिक में। आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेम आंसर आ जाएगा आपका, और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं आयनिक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो मैं रिपीट कर दूं एक चीज कि ये सारे सवाल, ये क्वेश्चन लोगों को देख के डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयनिक का यूज है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन का मतलब ही लोगों को नहीं पता होता है कि ये NaOH दिया हुआ है या एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसका करे क्या। तो वास्तविकता ये है कि ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और दोनों का EMF निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए। यहां का कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकलेगा स्ट्रॉन्ग बेस इन पानी से, और यहां का कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकलेगा वीक एसिड इन पानी से।
और यहां से आप सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार न सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बल्कि जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था परमैंगनेट आयन या डाइक्रोमेट आयन या ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके रिएक्शन में कहीं ना कहीं H+ आता हो, उस इलेक्ट्रोड का या उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ H+ पे डिपेंड करेगा। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए हमने जितना कुछ पढ़ा था आयनिक में वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक रियायत जरूर रहती है कि चूंकि ये इलेक्ट्रो में सवाल पूछता है तो उसमें आयनिक के बहुत सारे केसेस डिस्कस नहीं करने पड़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग करके आंसर निकाला जा सकता है। जनरली वही क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सॉलिडिटी प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग आयनिक की बात कर रहे थे, H+OH- की बात कर रहे थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आयनिक का ही एक हिस्सा है सॉलिडिटी प्रोडक्ट, तो उसका भी यूज पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक सम एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए तो आपको इलेक्ट्रोड दिया हुआ है सिल्वर इलेक्ट्रोड Ag+, और कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ दे दिया है C मोल पर लीटर, तो आप बड़ी आसानी से इसका ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ की जरूरत पड़ेगी, और वो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आपको डायरेक्टली गिवन है C मोल पर लीटर, तो आप नॉइस इक्वेशन लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है जैसे सिंबल इस तरह का दिया है, Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+, कॉमा AgCl सॉलिड। अगेन ये Ag+ लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, सिंपल दे दे Ag/AgCl सॉलिड। इसका मतलब हो या इसका मतलब हो, दोनों सेम मतलब। और मतलब क्या है कि Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, यानी कि ये सिंपल सिल्वर इलेक्ट्रोड है जिसमें ईएमएफ निकालने के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ चाहिए, और वो Ag+ कहां से आएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। तो AgCl का सॉलिडिटी ले लेंगे, Ag+ और Cl- सॉलिडिटी अगर S मोल पर लीटर तो हम कहेंगे S² Ksp, एंड देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ जो कि S के बराबर होगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ Ksp के बराबर होगा। तो बेसिकली अगर मुझे ये दिया रहे या ये दिया रहे, इसका साफ मतलब है कि ये सिंपल सिल्वर इलेक्ट्रोड है जिसमें Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, और जो हमें कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ चाहिए ईएमएफ निकालने के लिए वो आएगा सॉलिडिटी ऑफ AgCl से, और जो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ Ksp। सिमिलरली AgCl की जगह यहां देखिए Ag2CrO4 दे दिया गया, सेम लॉजिक। तो इस बार Ag2CrO4 का डिसोसिएशन कराएंगे और वहां से हमारा आ जाएगा 4s³ बराबर Ksp, एंड देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ जो है 2s होगा, और 2s निकालने के लिए आपको क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स Ksp निकालना होगा। तो सेम लॉजिक Ag+, Ag2CrO4 सॉलिड, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4। तो अगेन यहां पर इसका मतलब है कि सिल्वर इलेक्ट्रोड है, Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, और जो आपको कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ चाहिए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 से आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स Ksp। अब एक नया तरह का वैरायटी ऐसे भी आता है, जैसे Ag/Ag+, यहां पर दिया है AgCl सॉलिड KCl। सेम लॉजिक, Ag+ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगेन वही बात, Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, यानी कि ये भी एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहां पर फर्क क्या है कि यहां भी Ag+ का कंसंट्रेशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl से ही आएगा। फर्क यह है कि उसमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन KCl यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ले लेंगे। तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन अगर C मोल पर लीटर होता है तो Ag+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा Ksp/C, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- शुड बी इक्वल टू Ksp, और चूंकि Cl- जो है वो KCl से लेंगे तो ये C हो जाएगा, तो सिंपल Ag+ आ जाएगा Ksp/C। सिमिलरली अगर यहाँ Ag+, Ag2s और Na2s, ध्यान दीजिए यहाँ भी सेम लॉजिक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है, और एक Na2s सोडियम सल्फाइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ भी वही बात है, Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ चाहिए वो Ksp ऑफ Ag2s से आएगा, लेकिन उसमें सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन Na2s से ले लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं Ag2s के लिए Ksp बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन अगर हम Na2s से लेंगे C, तो Ag+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ksp/C। सो इस तरह के कभी भी होता क्या है कि ये जो आपको लिखा हुआ है, ये जो आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब ही लोगों को नहीं पता।
तो अगर इसका मतलब ही लोगों को नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर सेम लॉजिक है, सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर आयन में, और ईएमएफ निकालने के लिए जो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag+ हमें चाहिए वो हमें लेना पड़ेगा सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से इक्विलिब्रियम का यूज करते हुए। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ओके, सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स। जैसे यहाँ देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पर Ag2CrO4 के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिप्ड है, और यहाँ पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है जो Ag के साथ डिप्ड है, लेकिन साथ में KCl भी गिवन है। KSP ऑफ Ag2CrO4 आपको गिवन है, KSP ऑफ AgCl भी गिवन है। तो बेसिकली क्या लॉजिक है, ये भी एक कंसंट्रेशन सेल है क्योंकि दोनों तरफ सिल्वर इलेक्ट्रोड है। अब E सेल हम जानते हैं 0.0591/1 log of C2 concentration of Ag+ in this solution upon C1 concentration of Ag+ in this solution। तो C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AgCl से, और AgCl में KCl गिवन है तो सिंपल हो जाएगा KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस KSP ऑफ AgCl दिया हुआ 1 × 10⁻⁻, तो वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ चाहिए होगा वो आएगा क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स KSP ऑफ Ag2CrO4। आप वैल्यूज रखेंगे तो देखेंगे कि ये EMF ऑफ द सेल नेगेटिव आ रहा है। EMF ऑफ द सेल नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये बैटरी काम नहीं करेगा, इनफैक्ट ये रिएक्शन नहीं होगा, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। मतलब वास्तव में इसको होना चाहिए था एनोड और इसको होना चाहिए था कैथोड। तो बैटरी का पोटेंशियल सेम होगा जो नेगेटिव वैल्यू में आएगा, मैग्नीट्यूड की जहां तक बात करें। फर्क ये होगा कि हम जो समझ रहे थे कि Ag2CrO4 वाले सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोड से ऑक्सीडेशन होगा और AgCl वाले इलेक्ट्रोड से रिडक्शन होगा, इसका ठीक उल्टा होगा। इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा। सिमिलर एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, यहां पर सोडियम एसीटेट यानी कि सॉल्ट दिया है। कैसा सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर। और यहां पर Ag2S सॉलिड दिया हुआ है, यानी कि ये एक ऐसा बैटरी है जिसमें एनोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैथोड है सिल्वर इलेक्ट्रोड, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो हमें चाहिए होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से आएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ जो हमें चाहिए होगा वो Ag2S के सैचुरेशन से आएगा। तो नेट सेल रिएक्शन अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और सिल्वर का रिडक्शन Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में। आपको KSP ऑफ Ag2S गिवन है और Ka ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है और E0 ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड गिवन है। तो E सेल को हम लिखेंगे E0 सेल माइनस 0.0591/1 log ऑफ Q। E0 सेल कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 0 होता है, तो 0.80 माइनस 0 ये हो गया E0 सेल, माइनस 0.0591/1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है। अच्छा, आपको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ मैंने बताया था Kw into Ka अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 0.1 जो भी दिया हुआ है। Ka की वैल्यू आपको गिवन है तो आप यहां रख देंगे, Kw की वैल्यू आपको पता है आप यहां रख देंगे, और डिनोमिनेटर में आपको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ जो कि आएगा Ag2S से, जो कि आप बराबर लिख सकते हैं 3 क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स KSP। आप KSP की वैल्यू पुट करेंगे, Ka की वैल्यू पुट करेंगे, Kw की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आयनिक का यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं। एक स्पेशल केस और डिस्कस करना है यहाँ पे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। ये सिंबल देखिए X माइनस AgX सॉलिड Ag, ये सिंबल जहां भी दिखे यह एक इलेक्ट्रोड है। अब यह एक इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि बीच वाला कन्वर्ट हो रहा है बाकी दोनों वाले। फॉर एग्जांपल जैसे में लिखा है X माइनस AgX सॉलिड Ag, इसमें X की जगह Cl माइनस Br माइनस I माइनस हो सकता है। तो इस सिंबल का मतलब X माइनस स्लैश AgX सॉलिड स्लैश Ag, अगर ऐसा सिंबल आपको दिखे इसका मतलब होता है कि AgX सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड प्लस X माइनस में।
यह एक अलग इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके Ag सॉलिड बना रहा है, नहीं, वो एक अलग इलेक्ट्रोड है। यहां पर AgX सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके Ag सॉलिड प्लस X माइनस बनाता है। मान लीजिए कि इसका E नॉट दिया हुआ है X, या हम लेट अस अज्यूम मान लेते हैं कि इसका E नॉट है X, और नॉर्मल जो सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, इसका E नॉट है Y। अगर फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड रिएक्शन को घटाते हैं तो ये रिएक्शन हमें मिलता है, और अगर इस रिएक्शन का E नॉट हम मान लेते हैं कि E नॉट है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी X माइनस Y, क्योंकि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन के लिए जो E नॉट है, अगर हम इसको Z मान लेते हैं तो X माइनस Y इज इक्वल टू Z, और इस Z की वैल्यू हो जाएगी 0.0591 by 1 log of KSP, क्योंकि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KSP है, KSP of AgX। तो आप देख सकते हैं कि X माइनस Y इज इक्वल टू 0.0591 by 1 log of KSP। अब यहां पर आमतौर पर होता क्या है कि ये सिंबल ही लोगों को नहीं पता होता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है। आई रिपीट, जब कभी भी आपको ऐसा सिंबल दिया रहे x माइनस स्लैश AgX सॉलिड स्लैश Ag, इसका मतलब है कि AgX बीच वाला एंटिटी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड प्लस X माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसका E नॉट X है और नॉर्मल सिल्वर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर दिया हुआ Y, तो अगर मैं दोनों फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड रिएक्शन को घटा दूं तो ये नेट रिएक्शन आता है, और इस रिएक्शन का अगर E नॉट मैंने माना Z, तो हम लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू X माइनस Y, जो कि बराबर होगा 0.0591 by 1 log of KSP से। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखिए आमतौर पर आपको Y गिवन होता है, आमतौर पर आपको नॉर्मल सिल्वर इलेक्ट्रोड का E नॉट गिवन होता है। करता क्या है क्वेश्चन में कि आपको X देके KSP पूछ लेगा या KSP देके X पूछ लेगा। Y आपको नोन होगा, X देके KSP पूछ लेगा या KSP देके X पूछ लेगा। ये सिर्फ सिल्वर इलेक्ट्रोड और AgX पे ही वैलिड नहीं है, इस तरह का कोई भी एग्जांपल, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर OH माइनस CuOH होल ट्वाइस सॉलिड कॉपर सॉलिड, यहां भी वही बात है कि बीच वाला कन्वर्ट हो रहा है बाकी दोनों में। तो इस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि CuOH होल ट्वाइस सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है Cu सॉलिड प्लस 2OH माइनस, यानी कि अगेन बीच वाला कन्वर्ट हो रहा है साइड वाले दोनों में। और अगर इसका E नॉट हम मान लेते हैं X, तो इसके लिए भी वही लॉजिक लगाएगा जैसे हम नॉर्मल सिल्वर इलेक्ट्रोड लगाए थे, यहां पर नॉर्मल कॉपर इलेक्ट्रोड लगा देंगे। अगर इसका E नॉट मान लेते हैं Y, फिर अगेन फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं तो ये रिएक्शन हमें मिलता है, और इसका E नॉट भी हम लिख सकते हैं X माइनस Y। क्यों? क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस ही है। तो इसका E नॉट हो जाएगा X माइनस Y इज इक्वल टू 0.0591 by 2 log of KSP। यहां भी आमतौर पर Y की वैल्यू आपको गिवन होगी, यानी कि स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको गिवन होगा। आपको X देके KSP पूछ लेगा या KSP देके X पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, कैलकुलेट E नॉट Cl माइनस AgCl सॉलिड Ag, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस इलेक्ट्रोड का आपको E नॉट निकालना है, और आपको दिया क्या हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दिया हुआ है और KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये सिमिलर टू दिस है, बस X की जगह Cl है, तो आपको X निकालना है, KSP गिवन है और Y की वैल्यू भी गिवन है। तो Y की वैल्यू रख दीजिए 0.80 वोल्ट्स और KSP की वैल्यू रख दीजिए 1 × 10। आप यहां से X सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी चेंज करने के लिए क्या करेगा कि आपको X की वैल्यू दे देगा और KSP निकालने बोल देगा। सो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, और ये स्पेशल नोटेशन है। अगेन ये सवाल बच्चों से इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि इस एक्सप्रेशन का मतलब उन्हें ये नहीं पता। अगर ये पता हो कि ये लिखने का मतलब ये है तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो टेक दिस एग्जांपल, कैलकुलेट E नॉट OH माइनस H2O लिक्विड H2। यहां भी वही कहानी है
कि H2O कन्वर्ट होगा H2 और OH माइनस में। तो मैंने इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिख लिया, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस प्लस 2 OH माइनस गैस, 2H माइनस लिक्विड, एक्वस टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो इसका अगर E0 हम मान लेते हैं X और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस, E0 अगर लेते हैं Y, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ईएमएफ जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अगर आप ऊपर वाले को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें या नीचे वाले को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे E0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड रिएक्शन को घटा दूं तो हमें नेट रिएक्शन ये मिलता है। और अगर इसका E0 हम मान लेते हैं Z, चूंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होगा, तो हम लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर Z, और Z की वैल्यू होगी 0.0591/2 log ऑफ K, इस रिएक्शन का K। अगर आप वास्तव में इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डबल है, यानी कि इसका जो K होगा वो KW का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, X हमें निकालना है, Y की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 0.0591/2 log ऑफ KW का होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो log मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x आ जाएगा 0.0591/1 log ऑफ KW। KW की वैल्यू आपको पता है 10⁻14, आप यहां वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू दिस मोल्स। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हालांकि शायद आपको यूज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी G बराबर होता है H माइनस TS, जहां पर G है फ्री एनर्जी, H है एंथैल्पी, T है टेम्परेचर और S है एंट्रोपी। तो H की जगह हम लिख सकते हैं U प्लस PV, लिख दिया मैंने। डिफरेंशिएट करेंगे तो dG बराबर हो जाएगा du प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। मैंने कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन का लॉ लगाया है। अब du प्लस PdV होता है dq अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और TdS भी होता है dq अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंट्रोपी का डेफिनेशन, ds इज इक्वल टू dq/t। डिफरेंशियल टर्म्स में हम उसको रिवर्सिबल मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि dg बराबर VdP माइनस SdT। ये मैंने वैसे आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा कहा था मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करूंगा। अगर मैं इस प्रोसेस के हिसाब से कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो dP 0 हो जाएगा, तो dG/dt एट कांस्टेंट P आ जाएगा -s। अब अगर मैं यहां पर डेल्टा टर्म लगाता हूं तो यहां भी डेल्टा टर्म लग जाएगा, तो आ जाएगा d ऑफ डेल्टा G/dt एट कांस्टेंट P इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा S। अब डेल्टा G की जगह मैं लिखूंगा -NFE, तो -NF कॉमन निकल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस कैंसिल, डेल्टा S आ जाएगा NF dE/dt, dE/dt एट कांस्टेंट P। अब एक और बात हम जानते हैं, यही एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया कि डेल्टा S इज इक्वल टू NF dE/dt एट कांस्टेंट P। अब हम जानते हैं डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर मैं डेल्टा G की जगह माइनस NFE रख दूं और डेल्टा S की जगह ये वैल्यू यहां रख दूं तो क्या होगा, इस वाले टर्म को इधर लेते आते हैं और NFT से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है हमारा dE/dt माइनस E/t इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन NFT। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर लिखा रहे dy/dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। इसमें कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इसमें कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो अगर मैं इससे इसको रिलेट करूं तो y की जगह पर E है EMF, x की जगह पर T है टेम्परेचर, px की जगह पे -1/t है और qx की जगह पे डेल्टा H अपॉन NFT है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx ये आ जाएगा 1/t। अच्छा, और इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx प्लस कांस्टेंट, जो कि हम लोग नॉर्मली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। तो अगर मैं ये सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 12th क्लास की मैथमेटिक्स में, कहीं पे भी मेंशन होगा जहां पे भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहेगा। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इस केस में अप्लाई करूं तो y की जगह पर e, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर 1/t, तो यह आ जाएगा e/t इज इक्वल टू qx की जगह पर डेल्टा h अपॉन nft इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/t dt प्लस c। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो डेल्टा h अपॉन nf कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, 1/t स्क्वायर dt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/t प्लस c। अगर मैं t से उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो emf आ जाएगा ct प्लस माइनस डेल्टा h बाई nf। आप देख सकते हैं अगर हम emf वर्सेस टेम्परेचर की बात करें तो ये y बराबर mx प्लस c इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसका साफ मतलब है कि emf जो है वो टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी करता है, यानी कि emf का टेम्परेचर से लिनियर वेरिएशन होता है। इसकी जरूरत जैसा कि मैंने कहा 95% 99% आपको नहीं पड़ेगी, बस जस्ट अगर कभी जरूरत पड़ जाए या कभी ऐसा डेटा दे दे तो उसमें आप अप्लाई कर सकें, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको करना यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो असाइनमेंट मैं अभी अपलोड करूंगा उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसमें जितने भी डाउट्स होते हैं वो आपको कमेंट्स में पूछ लेने हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए उसमें आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डाउट्स लूंगा। एंड आई होप आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक चीज पढ़ ली है, लेड स्टोरेज बैटरी, और चाहे तो आप एक और चीज पढ़ सकते हैं, गैस इलेक्ट्रोड। अगर ये दोनों चीज आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और जस्ट इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप अगेन पूछ सकते हैं। बस एक रीड थ्रू करने की जरूरत है, और लेड स्टोरेज बैटरीज का जो रिएक्शन होता है वो आपको याद होना चाहिए। बस यही कहना था मुझे। बाकी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ लेंगे, तो मैं जो नेक्स्ट क्लास जो डाउट सेशन लूंगा इस टॉपिक का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस टेकअप कर लूंगा जो आप मुझसे पूछेंगे। और मीनवाइल इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो डाउट क्लास होगी वो अलग होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको मैं 2-4 दिन का समय भी दूंगा, तब तक आप इसे क्वेश्चन करेंगे, और मीनवाइल जो अगला लेक्चर में डालूंगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस का डालूंगा। तो आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको रिलेटिवली अब आसानी से समझ में आ गया होगा, और कहां पे लोगों को दिक्कत आती है, कहां पे बच्चों से गलतियां होती है, उनको क्यों डर लगता है। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इन अ बेटर मैनर। थैंक यू सो मच।